आज मैं आपको बता दूंगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। क्या बताऊंगा? टाइप्स ऑफ डिबेंचर। जो आपने अपनी बुक देखी होगी तो आपने बोला होगा कि सर ने तो ये डिस्कस ही नहीं किया, बट मेरा ये था कि पहले मैं आपको समझा तो दूं डिबेंचर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग तो समझा दूं, उसके बाद में बताऊंगा डिबेंचर्स किस किस तरह के होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है? टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बहुत तरह के हैं और वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से उसको देखते हो। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं जो लिविंग थिंग्स है वो दो तरह के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो उस एंगल से नहीं, डिबेंचर्स को समझने के लिए ये जरूरी है कि आप किस एंगल से उसको देखो। तो डिफरेंट एंगल से देखने के उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि डिबेंचर्स डिफरेंट टाइप होते हैं। अगर हम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं। ठीक है? जब मैं पूरा बता दूंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है? एक डिबेंचर होता है टाइप जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, और दूसरे डिबेंचर्स होते हैं जिनको बोलते हैं बियरर डिबेंचर्स। दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द डिबेंचर्स। कुछ डिबेंचर्स होंगे जिनको बोलते हैं रजिस्टर्ड और कुछ होते हैं बियरर। अब हम समझेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है। आपको याद है मैंने आपको बता दिया था जब मैंने शेयर्स का लेक्चर पढ़ाया था आपको, तो मैंने बोला था कि ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं एक कंपनी के पास रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, डायरी होती है काइंड ऑफ। उसमें वो रखते हैं लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कंपनी के मेंबर्स। तो एक रजिस्टर में कंपनी को उन सबका नाम लिखना होता है कि ये है हमारी मेंबर्स है, ये है हमारे शेयर होल्डर्स है। और जब फिर मीटिंग होती है, एजीएम होती है, कुछ होती है, तो इन शेयर होल्डर्स को उनको मेल या कोरियर करके एक नोटिस भेजना पड़ता है कि हमारी ये मीटिंग हो रही है। तो इनका तो रजिस्टर रखना जरूरी होता है। इसी तरीके से अगर कंपनी ऐसे डिबेंचर्स इशू करे कि उन डिबेंचर्स पे जो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स है उनमें डिबेंचर होल्डर का नाम होता है, और इट मींस कंपनी एक अलग से रजिस्टर बनाती है जिसमें वो क्या करती है, डिबेंचर होल्डर जो है जिनको डिबेंचर इश्यू करते हैं उनका लिस्ट बनाती है, लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स अगर बनाती है कंपनी, तो वहां पे वो क्या करेंगे, उस रजिस्टर में लिखेगा ये डिबेंचर सर्टिफिकेट हमने इस डिबेंचर होल्डर को दे दिया है, और उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पे उसका नाम होगा। तो अब मेरे पास अगर वो डिबेंचर है जहां पे मेरा नाम है, तो वो डिबेंचर क्या है, मेरे नाम पे रजिस्टर है, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। और अगर कंपनी ऐसे डिबेंचर इशू करती है जहां पे वो अपने रजिस्टर में वो नाम नहीं लिखती है किसका है, बस सिंपल एक डॉक्यूमेंट देती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है कि हाँ इस बंदे ने, जो भी वो बंदा होगा, नाम नहीं लिखता जाता है, इस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में हमने इतना पैसा ले लिया है और ये सर्टिफिकेट एंटाइटल करता है आपको इतने नंबर ऑफ डिबेंचर जिनका फेस वैल्यू ये है। तो उस पे क्योंकि नाम नहीं है तो उसको बोलते हैं बियरर। आपने अगर ये समझ नहीं आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर, आपने जरूर समझा होगा चेक के बारे में। रजिस्टर्ड चेक हम बोलते हैं ना, अकाउंट पे चेक, और बियरर चेक। बियरर चेक क्या होता है? जिसके हाथ में, द वन हु इज बियरिंग द चेक विल बी एंटाइटल्ड टू एनकैश इट। तो अगर मेरे पास बियरर चेक है तो मैं बैंक में जाऊंगा तो वो मुझे पैसे दे देंगे। मगर अगर मेरे पास रजिस्टर्ड चेक है जिसको हम अकाउंट पे चेक बोलते हैं, तो अगर वो मेरे पास चेक है तो जिसका नाम उसमें होगा उस चेक पे, उसी के अकाउंट में वो पैसा जाएगा या उसी को दिया जाएगा पैसा, मुझे नहीं दिया जाएगा, बियरर को नहीं दिया जाएगा। इस तरह से डिबेंचर भी होते हैं, रजिस्टर्ड और बियरर। और अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो कल को वो बंदा अगर कंपनी के पास जाएगा तो मुझे वापस दे दो वो पैसे, तो जिसके नाम पे हो गए उसी को पैसे मिलेंगे। बट अगर बियरर चेक होगा, बियरर डिबेंचर होगा, तो अगर मेरे पास है, हो सकता है मैंने किसी से खरीदा हो, जो भी होगा उस पर किसी का नाम नहीं है, तो मैं भी कंपनी को जा सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि ये मैं मैच्योर हो गया, अब मुझे इसके पैसे दे दो, तो मुझे पैसे मिलेंगे। बट रजिस्टर्ड में सिर्फ उसी बंदे को पैसे मिलेंगे जिसके नाम पे होगा। और नॉट ओनली कि ये पैसा जो बायबैक में रिडीम्शन पे मिलता है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर में, अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो जिस बंदे का नाम है उसी के अकाउंट में पैसे जाएंगे इंटरेस्ट के, या वही बंदा कंपनी में जा सकता है और इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। मगर अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है, बियरर डिबेंचर है, तो जिस बंदे के हाथ में डिबेंचर है वो जाएगा कंपनी के पास, बोलेगा इसका मुझे इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है और मुझे इंटरेस्ट दे दो। तो ये था रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज के रिकॉर्ड्स में अगर वो रजिस्टर किया गया है तो उसको रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं, अगर रजिस्टर नहीं किया उस बंदे का नाम तो उसको बियरर डिबेंचर बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है और बियरर डिबेंचर क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है समझने का, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिबेंचर्स अगेन दो तरह के होते हैं। डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर और दूसरा होता है सिक्योर डिबेंचर। आपको पता है कल मैंने आपको बोला था कि कंपनी बैंक के पास लोन ले सकती है। तो एक बैंक के पास जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या बोलता है, बैंक बोलता है कुछ चीजें तुम मॉर्टिगेज रखो, कुछ चीजें तुम मॉर्टिगेज रखो, कुछ चीजें सिक्योरिटी के नाम पे दे दो। अगर हम हाउसिंग लोन देते हैं तो हम अपने घर को गिरवी रखते हैं
या गोल्ड लोन लेते तो आपने गोल्ड गोल्ड डिपॉजिट करके रखते हैं, उसके अगेंस्ट में बैंक लोन होता है। तो कुछ चीज हम करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। क्या बोलते हैं हम? सिक्योर्ड लोन। और जैसे फिर पर्सनल कंजम्पशन लोन बैंक देता है, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। इसी तरीके से अगर मेरे पास डिबेंचर है, अब डिबेंचर अगर तुम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि एक इन्वेस्टर ने कंपनी में डिबेंचर में पैसा लगा दिया है, तो कंपनी उसको बोलती है ठीक है हम तुझे 5 साल बाद इतना पैसा वापस दे देंगे और हर साल हम तुझे इंटरेस्ट देंगे। बट क्या गारंटी कि वो कंपनी उसको बाद में पैसा देगी या नहीं देगी? तो उसके लिए क्या हो सकता है, एक तरीका है कि वो डिबेंचर्स सिक्योर इशू करे। मतलब कंपनी उसको बोलती है कि दीज डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जैसे कंपनी के लैंड है, तो कंपनी अगर 50 लाख की लैंड है, तो कंपनी 50 लाख के डिबेंचर्स इशू करती है, 50 लाख के डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स इशू करती है। तो उन डिबेंचर होल्डर्स को बोलते हैं कि कल को अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो आपका चार्ज है, आपका चार्ज है इस लैंड पे, आप इस लैंड को क्या है, आप इस लैंड को बेच सकते हो, आप इस लैंड को बेच सकते हो और वहां से पैसे आएंगे, आपने ले लेना। तो अगर मैंने इन्वेस्ट किया है उन डिबेंचर्स में, तो वो डिबेंचर्स मेरे लिए क्या है, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है। क्यों? अगर कंपनी तब 5 लाख मेरे पैसे नहीं देगी तो मैं कंपनी की लैंड बिकवाऊंगा और फिर जाके वो मुझे कर देंगे। अब बोलोगे सर क्या एक बंदे के पास इतनी पावर है कि वो कंपनी के पास जाएगा और कंपनी को बोलेगा कि नहीं अपनी लैंड भेज दो? आज तो हम देखते हैं, अगर हमारा जियो का सब्सक्रिप्शन लिया होता है और इंटरनेट नहीं चलता है या फोन कॉल नहीं आती है, तो वो तो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो यहाँ पे कंपनी बोलेगी हम कहाँ जानते हैं तुमको, एक बंदे की इतनी औकात है कि वो बैंक कंपनी की जमीन बिकवाएगा? ऐसा क्या होता है, आपको शायद याद नहीं होगा, एक ट्रस्टीज बनाए जाते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं। मतलब ये जो बहुत सारे डिबेंचर होल्डर है ना, ये अपने में से कुछ बंदों को चूज करते हैं, 2-3 बंदों को चूज करते हैं, उनको डिबेंचर ट्रस्टीज बोलते हैं। तो उनके पास ये पावर होती है। तो मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिबेंचर होल्डर के। हमने पढ़ा था डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास तो कोई वोटिंग पावर नहीं होता है, बट डिबेंचर्स के ट्रस्टीज होते हैं जो ये ख्याल रखते हैं कि कंपनी उनको टाइम टाइम से इंटरेस्ट दे दे और जो रिडम्पशन करना होगा तब वो पैसे देंगे। अगर नहीं देंगे तो ट्रस्टीज के पास ये पावर होता है। तब एक साइन किया होता है, एक ट्रस्टी एग्रीमेंट साइन किया होता है कंपनी ने, तो उनके पास एक कोर्ट पावर मिलती है, तो वो जाके फिर ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब है, अगर डिबेंचर्स के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी के एसेट्स सिक्योर्ड है इस डिबेंचर्स के, तो इनको क्या बोलेंगे, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और अगर ऐसा नहीं है, कंपनी ने कोई भी अपना एसेट मॉर्टगेज नहीं रखा है, तो फिर अगर आप उन डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करोगे तो वो बोलेंगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर। समझ आया अनसिक्योर्ड डिबेंचर और सिक्योर्ड डिबेंचर? ये और डाउट है? समझ आया? कोई अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे बता दो समझ आया कि कोई डाउट है अभी। अपना अनम्यूट करो। सर मैं अभी आया, मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने सुना ही नहीं। आयत आपने समझ सुना? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बारे में अगेन बोलता हूं, अगर कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट में ये डिबेंचर सिक्योर्ड है तो उनको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, और अगर ऐसा नहीं है तो वो कहलाते हैं अनसिक्योर्ड। अपना तुम ये वीडियो यूट्यूब पे फिर देख लेना बाद में, ठीक है? और रजिस्टर्ड और बियर के बारे में बोल दिया, अगर कंपनी के रजिस्टर में कंपनी ने इन डिबेंचर होल्डर्स का नाम मेंटेन करके रखा है, सर्टिफिकेट पे भी बोला है कि ये डिबेंचर हमने अफनान को इशू कर दिया, ये डिबेंचर हमने लतीफ को इशू कर दिया, तो सर्टिफिकेट में लतीफ का नाम है तो उसको रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं। कल को अगर इसका पैसा मुझे चाहिए या उसका इंटरेस्ट चाहिए, वो सिर्फ लतीफ को मिलेगा, किसी और बंदे को नहीं मिलेगा। और अगर बियरर है तो जिस बंदे के हाथ में है उसको मिलेगा, चाहे उसमें उसका नाम हो या नहीं है, उसका नाम होगा ही नहीं, तो बियरर है। जैसे बियर चेक होता है, जिसके हाथ में होता है वो जाके उसको एनकैश कर सकता है, बट रजिस्टर्ड चेक या हम बोलते हैं अकाउंट पे चेक, वो उसी बंदे को मिलेगा जिसका नाम उसमें होता है, ठीक है? तो दो टाइप ऑफ हमने बोल दिया, रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स या तो रजिस्टर्ड हो सकते हैं या तो बियरर हो सकते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स या तो सिक्योर्ड हो सकते हैं या अनसिक्योर्ड होते हैं। अब तीसरा तरीका है, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं, तो ये मैं दूसरे स्लाइड में दिखाता हूं, ठीक है? अगर मैं कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कन्वर्टेबल और दूसरा क्या होगा, नॉन कन्वर्टेबल। तो आप बोल रहे सर हमें तो पता है कन्वर्ट का मतलब होता है जो किसी चीज में कन्वर्ट किया जाए, चेंज किया जाए। यहाँ पे कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब क्या होता है? देखो, हम जब डिवेंचर कंपनी इशू करती है वो बोलते हैं कि तुम हमारे
क्रेडिटर हो, तुम हमारे लेंडर हो, तुम हमारी लाइबिलिटी हो, हम तुम्हें 5 साल बाद वापस देंगे। बट अगर इस तरह का डिबेंचर इशू कर दिया जो बाद में 5 साल बाद ट्रांसफर हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा बल्कि आपको इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे डिबेंचर्स के बदले में, तो वो डिबेंचर क्या कहलाएंगे? कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो कंपनी के पास ये पावर है, वो ऐसे डिबेंचर भी इशू कर सकती है कि आज बोलेगी कि तुम 100 रुपया दे दो, तुम 100 रुपया दे दो, 5 साल बाद हम क्या करेंगे, 5 साल तक हम तुम्हें क्या करेंगे, 5 साल तक हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, मगर 5 साल बाद तुम ये डिबेंचर्स वापस देना और हम तुम्हें क्या देंगे इसके बदले, इक्विटी शेयर्स देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डिबेंचर था ये कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्योंकि एक राइट है इस डिबेंचर के साथ कि 5 साल बाद इसको इक्विटी शेयर में कर, तो एक अलग से एक लालच मिलता है कि 5 साल तो हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, फिक्स्ड इनकम मिलेगी, और 5 साल बाद हमें ये राइट भी है कि अगर हम चाहे तो हम इन डिबेंचर्स के बदले शेयर्स ले ले, और नहीं तो हम क्या करेंगे, हम अगर लगेगा कि ठीक नहीं है कंपनी, हम जाके इसको रिडीम करा देंगे। ये ऑप्शन होता है, ये कंपलसरी नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 है और डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो वहां पे क्या होगा, फिर कंपनी 5 साल बाद एक डिबेंचर के बदले 10 शेयर दे दी, 10 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो अगर आपके पास ऐसा डिबेंचर कंपनी ने दिया है जिसके पास एक राइट है कि वो 5 साल बाद कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर में, तो उस डिबेंचर को बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। और अगर ऐसा नहीं है, कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू कर रही है कि बोलेगी 5 साल बाद हम आपको ₹100 वापस दे देंगे, कैश दे देंगे, तो वो हो जाएगा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सिंपल। और इसी में एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं, चाहे वो कन्वर्टेबल का पार्ट है या अलग से बोलोगे, उसको बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल। क्या बोलते हैं? पार्टली कन्वर्टेबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? 100 का ₹100 कन्वर्टेबल नहीं है, 100 का ₹100 कन्वर्टेबल नहीं है। तो हो सकता है कि वो बोलेंगे ₹40 कन्वर्टेबल है, 40% कन्वर्टेबल है, 60% नॉन कन्वर्टेबल है। इट मीन ₹100 का अगर आपने डिबेंचर ले लिया है आज कंपनी का, 5 साल बाद क्या होगा, ₹40 के बदले में आपको शेयर्स मिलेंगे और ₹60 आपको कैश मिलेगा। तो अगर इधर देखे जाएगा तो ये एक डिबेंचर का राइट होता है। तो ये डिबेंचर क्या है? पार्टली कन्वर्टेबल। पार्टली कन्वर्टेबल यहाँ पे क्या था, 100% कन्वर्टेबल का, पूरा ₹100 के बदले में आपको 10 शेयर मिलेंगे। बट पार्टली कन्वर्टेबल में क्या होगा, आपको ₹40 के बदले में शेयर मिलेंगे, तो आपको 4 शेयर मिलेंगे और ₹60 आपको कैश मिलेगा। तो अगर ऐसा डिबेंचर इशू किया है तो उसको बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल। आई होप आपको कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर भी समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो या तो हैंड्स रेज कर देना, मुझे पता चल जाएगा, या फिर क्या करने, अनम्यूट कर देना और मुझे टोकना कि सर हमें ये समझ नहीं आया, अदरवाइज मैं एज्यूम करूंगा आपको समझ आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और तरीका है टाइप ऑफ डिबेंचर में। ठीक है, ये हमने 3 बोले, रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हमने बोला सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हमने बोला कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है चौथा पॉइंट है परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के डिबेंचर्स होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और दूसरा होता है इररिडीमेबल। क्या होता है? इररिडीमेबल। ये भी बहुत आसान है। अगर कंपनी ने ऐसा डिबेंचर इशू किया है कि आज ₹100 दे दो, 5 साल बाद आपको ₹100 वापस मिलेगा, कैश मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रिडीमेबल। द वन विच इज रिडीम्ड आफ्टर 5 years आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड रिडीमेबल। और अगर कंपनी ने ऐसा डिबेंचर इशू किया कि बोला आज ₹100 दे दो, हमेशा के लिए हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10% का, बट ये डिबेंचर आपको कभी वापस पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? इररिडीमेबल। नॉर्मली कंपनीज इररिडीमेबल पैसा डिबेंचर इशू नहीं करते। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर के लिए भी पढ़ा था, कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करते, इसी तरह से कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी इशू नहीं करते हैं, क्योंकि फिर उसमें लोग, हालांकि कंपनीज एक्ट इसमें मना नहीं कर रहा है डिबेंचर्स में, शेयर्स में तो मना कर रहा है कि आप प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल नहीं करते, यहाँ पे मना नहीं करता है। बट नॉर्मली कंपनीज इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं करेंगे, क्योंकि लोग खरीदेंगे ही नहीं। लोग बोलेगा मैं क्यों अपना ₹100 बंद करूंगा, मैं एफडी ही कराऊंगा, क्योंकि एफडी में तो मुझे ये ₹100 वापस तो मिल जाएगा। तो वो इरिडीमेबल नहीं करते हैं, नॉर्मली रिडीमेबल ही करते हैं। बट ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं जो 5 साल बाद या 10 साल बाद रिडीम कर दिया जाएगा उसको रिडीमेबल बोलते हैं, जो नहीं होगा उसको इरिडीमेबल बोलते हैं। ठीक है, अब एक और लास्ट है इसमें, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्टिगेज पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोलते हैं? मॉर्टिगेज में प्रायोरिटी बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी ऑफ मॉर्टिगेज। तो उसको बोलते हैं
वो दो तरह का होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट मॉर्टगेज और सेकंड मॉर्टगेज। फर्स्ट मॉर्टगेज और दूसरा होता है सेकंड मॉर्टगेज। क्या तुम में से किसी को पता है फर्स्ट मॉर्टगेज और सेकंड मॉर्टगेज क्या होता है? क्या तुम यस में से सर। किसी को पता है फर्स्ट मॉर्टगेज और, हाँ बता दो, सर हम कुछ मतलब यहाँ से बताओ अपना। गिरवी रखते हैं यहाँ से मतलब कुछ। कौन गिरवी रखेगा? सर अपना डिबेंचर के कौन लिए गिरवी रखेगा? बिजनेस, सर डिबेंचर के लिए जो बिजनेस है हाँ वो रखेगा मतलब। हाँ, मतलब मैंने कंपनी को अगर डिबेंचर का 100 रुपए का इशू किया कंपनी ने, मैंने तो कंपनी को कैश दे दिया 100 रुपीज, और कंपनी ने बोला कि हम 5 साल बाद तुम्हें वापस देंगे 100 रुपया। क्या गारंटी है कि वो मुझे 5 साल बाद वापस दें? वो बोले कि जो हमारा लैंड है, हमारा लैंड है, हमने इसको मॉर्टगेज कर दिया। क्या किया? मॉर्टगेज किया। मैंने अभी बोला था ना सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर, बोला था ना मैंने अभी आपको, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो डिबेंचर्स है दे आर सिक्योर्ड डिबेंचर अगेंस्ट द लैंड। कल को अगर कंपनी नहीं देगी तो वो लैंड को बेच देंगे। वेरी गुड, यहां तक समझ आया? यस सर। यहां तक समझ आया अच्छे से आपको कि सिक्योर डिबेंचर है मतलब कंपनी अगर पैसा नहीं देगी, कंपनी लैंड देगी। अब मैं आपको बताता हूं, अगर कंपनी की जो लैंड है, लैंड सपोज 50 लाख की है, लैंड अगर 50 लाख की है, तो क्या कंपनी ने अगर 20 लाख की डिबेंचर्स इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो क्या वो 50 लाख का 50 लाख पूरा गिरवी रखेगा? नहीं, वो बोलेगा कि हम इसमें से 20 लाख की गिरवी रखेंगे इसके लिए। और हो सकता है कंपनी ने लोन लिया होगा बैंक से, कंपनी ने बैंक से लोन लिया होगा, और कंपनी ने बैंक को क्या बोला होगा, हमारे पास लैंड, बैंक ने बोला होगा लोन ले दोगे तो कुछ सिक्योरिटी रखो। बैंक ने बोला कि सर ये हमारे, कंपनी ने बोला कि ये हमारे लैंड की कागजात है, आप इसको क्या करो, आप इसको मॉर्टगेज करो। समझ आई बात? यस सर। तो बैंक वाला बोलता है उसे, आपने तो ये डिबेंचर्स के लिए मॉर्टगेज करके रखा है। तो बैंक कंपनी बोलती है देखो जी बात तो आपकी सही है, क्योंकि वो जब लैंड के कागजात लाएंगे तो वहां पे तहसीलदार ने लिखा हुआ है कि दीज हैव बीन हाइपोथेटिकली अगेंस्ट द डिबेंचर्स, दीज हैव बीन मॉर्टगेज अगेंस्ट द डिबेंचर्स। तो कंपनी रिकॉर्ड से वो पता चल जाता है, लैंड के डॉक्यूमेंट से वो रजिस्टर करना पड़ता है। तो डिबेंचर ट्रस्टीज ने उस चीज का टेक केयर कर दिया है। तो कंपनी उनको बोलती है कि बात ऐसी है, जो हमने डिबेंचर इशू कर दिए वो 20 लाख के हैं, और हम आपसे लोन ले रहे हैं 30 लाख का, और लैंड की वैल्यू है 50 लाख। तो यहाँ पे बात आ गई कि जो एक ही जमीन थी, एक ही प्रॉपर्टी थी, उस पे दो बंदों के मॉर्टगेज है, एक बैंक का मॉर्टगेज भी है और एक डिबेंचर्स का भी मॉर्टगेज है। या ऐसा हो सकता है हमने दो बार डिबेंचर्स इशू कर दिए, एक पहली बार इशू कर दिया और फिर दूसरी बार इशू कर दिए, एक ही प्रॉपर्टी के लिए दो डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर्स जो है उनका मॉर्टगेज है। तो वहां पे बात आती है, जब इस लैंड को कल को बेचेंगे, पहले इनको पैसा मिलेगा या पहले इनको पैसा मिलेगा? अगर डिबेंचर्स इशू कर दिए है और पहली प्रायोरिटी वहां पे बोलेगी बैंक को मिलेगी, फिर डिबेंचर को मिलेगी, तो वो डिबेंचर क्या कहलाया जाएगा? सेकंड मॉर्टगेज। और अगर ऐसा होगा कि सबसे पहले वहां से जो पैसा आएगा डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, फिर जाके बैंक को मिलेगा, या फिर जाके दूसरे डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, तो उन डिबेंचर को क्या बोलेंगे? फर्स्ट मॉर्टगेज। मगर मतलब ये बात कब आएगी? जब सिक्योर डिबेंचर हो गए, मतलब सिक्योर डिबेंचर है और उसके बाद दो सिक्योरिटीज एक ही एसेट के अगेंस्ट में है, तो पहले वाले को, जिसको पहली प्रायोरिटी होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट मॉर्टगेज, और दूसरी प्रायोरिटी जिसको होगी उसको बोलेंगे सेकंड मॉर्टगेज। समझ आया फर्स्ट मॉर्टगेज और सेकंड मॉर्टगेज की? डाउट है आप में से कोई अगर म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं कर रहा अपने आप को और उसका डाउट आ रहा है, तो वो चैट करके बोल सकता है कि चैट में कि सर ये डाउट है हमारा, ठीक है, चैट वाला ऑप्शन भी है तो वो चैट में पूछ सकता है। आई होप कि आपको यहां तक समझ आया है। ठीक है, आगे चले। यस सर। यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? तो उसके बाद था आपके इसमें कूपन रेट। कूपन रेट मैंने बोला था कल भी, डिबेंचर के साथ एक जो रेट होता है उसको रेट बोलते ऑफ हैं इंटरेस्ट। कूपन रेट। उसके साथ, हाँ उसके साथ जीने ने बोला था सर जीरो कूपन रेट क्या है, तो जीरो कूपन रेट क्या हो गया कि हमने कल भी डिस्कस किया। तो उसके साथ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है डायरेक्टली लगा के, बट उसमें वही होता है आपको हेवी डिस्काउंट पे दिया जाता है, आपको 60-70 रुपए देना पड़ता है और 5 साल बाद आपको 100 रुपए मिलता है। तो वहां पे जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो हिडन होता है, तो वो कंपनी रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट निकाल के वो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स। मैं आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपकी बुक के सीक्वेंस से पढ़ रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ना लगे कि हम कुछ छोड़ रहे हैं। डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को हम कहां डिस्क्लोज करें? बैलेंस शीट में, ठीक है।
क्या आप में से मुझे कोई बोल सकता है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या फर्क है? क्या कोई आप में से मुझे बोल सकता है एक सिंपल सा फर्क करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का? अफनान, क्या तुम मुझे बोल सर सकते हो करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का सिंपल सा फर्क? हाँ बोलो। सर करंट लायबिलिटी वो होती है सर जो हम मतलब विद इन 1 ईयर में हम पे कर सकते हैं। विद इन 1 ईयर, बहुत सिंपल। जो पे करना है, कर सकते पे नहीं, करना है करना है विद इन 1 ईयर। और नॉन करंट लायबिलिटी जो हमें मतलब आफ्टर आफ्टर 1 ईयर तक आफ्टर मतलब। 1 ईयर पे। अब मुझे बता दो, आपकी बैलेंस शीट में जो है, आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ पे आती है नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, हम्म, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद आती है करंट लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। यस नॉन सर। करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। मुझे बताओ डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी में आएंगे कि करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे? सर करंट लाइबिलिटी। सर नॉन करंट लायबिलिटी। अफनान बोल रहा है नॉन करंट लायबिलिटी, और शायद अमान ने बोला करंट लायबिलिटी। सर नॉन ऐसा है? करंट लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग सर टर्म। सर लॉन्ग टर्म है ना इसलिए नॉन करंट है। तो अमान का भी मैं रब करता हूं, अमान भी बोलता है नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। यही है आप लोगों का कहना, नॉन यस करंट सर, लायबिलिटी। यस सर। क्या डिबेंचर हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी होगा कि कभी कभी डिबेंचर करंट लायबिलिटी बनेगा? सर इंटरेस्ट क्या अगर इन पे हमेशा हो। नॉन करंट? इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंटरेस्ट आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर इंटरेस्ट एक्रू हुआ है 31 मार्च को और मुझे वो 1 अप्रैल को देना है, या जून में देना है, या जुलाई में देना है, तो वो मेरा करंट लायबिलिटी आएगा। मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं डिबेंचर का जो ये लायबिलिटी है, अगर आपने 1 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं, अगर आपने 1 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए, ये जो 1 लाख डिबेंचर्स में पड़ा हुआ है 10% डिबेंचर्स में, ये आप बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाओगे कि करंट लायबिलिटी में दिखाओगे? आप दोनों का कहना है कि सर ये हम नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। मेरा पॉइंट है, क्या हमेशा ये नॉन करंट लायबिलिटी कि कभी ये करंट लायबिलिटी बनेंगे? सर जब 5 ईयर पूरे होंगे ना पीरियड टाइम, तब ये करंट लायबिलिटी बन सकती मेच्योरिटी है। पीरियड। 5 साल से थोड़ा सा कम। अपना बहुत अच्छा बोला तुमने। 4 साल जब हो जाएंगे, मैं ऐसे बताता हूं, मैं एक टाइम लाइन बनाता हूं, ठीक है। ये Y0 है। यस सर। Y0 पता है ना, Y0 जिस दिन मैंने डिबेंचर्स इशू किए, 1 अप्रैल 2016 को अगर मैं डिबेंचर्स इशू करता हूं, तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो 31 मार्च 2017 को जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तब मैं क्या दिखाऊंगा? डिबेंचर्स 1 लाख के, नॉन करंट लायबिलिटी। सर इसी लायबिलिटी तरह 31 मार्च 2018, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, ठीक है। तो मैं क्या दिखाऊंगा इनको? नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे क्या दिखाऊंगा? नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे जब मैं आऊंगा, अब मुझे ये क्या करना है? विद इन वन करंट ईयर पे लाइबिलिटी। करना है, विद इन 1 ईयर पे करना है। यस इस सर। साल में मुझे सपोज 31 दिसंबर को पे करना है, सपोज मुझे 31 दिसंबर को पे करना है। अब 31 मार्च 2018, 19, 20, 31 मार्च 2020 की जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो मैं डिबेंचर्स को देखूंगा, मैं बोलूंगा इन डिबेंचर्स को मुझे विद इन 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, मतलब 1 साल से कम में पे करना है। तो अब ये चेंज हो जाएंगे, फिर ये उस साल आ जाएंगे करंट लायबिलिटी में। तो आप दोनों ने बिल्कुल ठीक बोला था कि सर ये नॉन करंट लायबिलिटी रहेंगे, बट जिस साल ये रिडीम होने वाले हैं, उस साल की जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और तब हम देखेंगे कि अब तो ये 9 मंथ या 10 मंथ, 11 मंथ में यही पे करना है, तब ये बन जाएंगे करंट लायबिलिटी। बहुत अच्छा आप लोगों ने बोल दिया। ये था डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन द बैलेंस शीट। समझ आई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ऐसा नहीं बोलना है आंख बंद करके नॉन करंट लायबिलिटी, जिस साल रिडीम होने वाले हैं उस साल ये करंट लायबिलिटी होगी, ठीक है। एक और बात, यस दूसरी चीज, अगर मैं डिबेंचर, मैंने कल बोला था डिबेंचर्स को आप लमसम में रिडीम कर सकते हो, या डिबेंचर्स को आप पार्टी रिडीम कर सकते हो, है ना। जब मैंने बोला था हाँ कि जी 1 लाख को आप यस 5 सर। साल बाद कर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ से 20,000। इंस्टॉलमेंट्स। तो तब क्या होगा? यहाँ पे आपने 20,000 पे कर दिया, तो यहाँ जब बैलेंस शीट बनाओगे 80,000 बचा है, 80,000 में से 60,000 एक साल बाद होगा, 3 साल, 1 साल बाद होंगे, तो वो 60,000 हो जाएगा एनसीएल, और 20,000 जो विद इन 1 ईयर पे करना है वो बनेगा करंट लायबिलिटी। और यहाँ पे जब आओगे तो 60,000 बचा है, जिसमें से 40,000 एक साल बाद पे करना है, तो वो बन जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, और 20,000 जो इसी साल में पे करना है वो करंट लायबिलिटी, और उसके बाद फिर 40,000 बचेंगे, जिसमें से 20,000 एक साल बाद पे करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी, और जो 20 साल विद इन 1 ईयर पे करना है वो करंट लायबिलिटी। समझ आई बात? ये बात समझ आई? पार्सल इंस्टॉलमेंट में यस जब पे करोगे यस तो, सर। तो यस जितना इस साल पे करना होगा वो करंट लायबिलिटी, जो एक साल बाद पे करना होगा वो
नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी। ये भी हमने कल डिस्कस कर दिया था। उसके बाद हमने, अगर मैं सीक्वेंस में पढ़ूंगा आपकी बुक के, हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार कर दिया, चाहे वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल वाला स्टेज है, तो जिस तरह से शेयर में किया था उस तरह से यहाँ भी होगा, और अगर लमसम में किया तो एक ही एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमने प्रीमियम भी बोला, प्रीमियम में भी मैंने आपको वही चीज बोली। फिर था डिस्काउंट, डिस्काउंट में भी आपको बोला कि बस डिस्काउंट शेयर में नहीं होता है, यहाँ पे डिस्काउंट होता है, तो जितना भी आपने डिस्काउंट दे दिया आप उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर करो जिसका नाम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि शेयर्स में कंपनी को मना कर दिया गया है। फिर इसका ट्रीटमेंट था जो मैंने कल के लेक्चर में कवर कर दिया था, बट आज मैं उसको कवर नहीं करूंगा। बट एक और चीज मैं बोलूंगा, उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके यूट्यूब में चला दूंगा, वो आप देख लेना, ताकि, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा जल्दी में बोल दिया था, और क्योंकि मीटिंग का एक टाइम पीरियड था 40 मिनट का, मैं उसको अलग से रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। बट मैंने आपको कल बोला था जो इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट है आपकी बुक में, स्टार्ट में पेज नंबर 8 पॉइंट, मैं एक मिनट देख लेता हूं, इट इज पेज 8.18, नहीं, इट इज पेज 8.14 पे जो इन्होंने बोला है आपके ऑथर्स ने, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिर उन्होंने लिखा है ब्रैकेट में न्यू प्रैक्टिस, फिर उन्होंने उसके बाद एक दो इलिस्ट्रेशन कर दी है, फिर उन्होंने बोला है ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर पास्ट प्रैक्टिस। इसको तुम लोग काट लो, अगर चाहे तो इसको स्टेपल कर दो, ये इन्होंने गलत बोला है, ऐसा कुछ नहीं होता है ओल्ड प्रैक्टिस न्यू प्रैक्टिस, जो पहले था वही अभी भी कर रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट प्रैक्टिस बोला है, आप उस पास्ट प्रैक्टिस बोर्ड को काट कर सकते हो, वही आज की भी प्रैक्टिस है, वही पास्ट की भी प्रैक्टिस थी, ठीक है, कुछ ऐसा चेंज वेंज नहीं हुआ है। पास्ट प्रैक्टिस इन्होंने बोला है आप इस पास्ट प्रैक्टिस को गोली मार दो, बाकी सारा ठीक है, बट जो इन्होंने न्यू प्रैक्टिस बोल दिया कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। बट डिस्काउंट की एंट्री तो हो जाएगी, वो आपको आ गई। डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, लॉस का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, ताकि आप लोगों का भी टाइम बच जाएगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो घबराना नहीं है कि डिस्काउंट हमने अभी अच्छे से नहीं किया, उसके लिए मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा। बट जो इन्होंने बोला था वो अपैरेंटली मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। सर किस पेज नंबर अब पे हम है? थोड़ा सा आगे आ, पेज नंबर 8.14, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट जो आपकी बुक में है, Yes, वो sir. आप अभी अपनी बुक से प्लीज मत करो, ठीक है। यस सर। उसमें आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है। ये 3 इलिस्ट्रेशन तुम अपनी बुक से प्लीज अभी नहीं देखना। डिस्काउंट और एक्सपेंसेस की जो भी अकाउंटिंग एंट्री होगी, जो भी ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, मैं तब आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। आप इसको नहीं कर देना, ये मेरे हिसाब से इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है। क्या सही है वो मैं आपको तब बता दूंगा। 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक और मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसी लॉगिन आईडी से तुम एंटर कर देना, ठीक है। यस सर। उसके बाद हम सीक्वेंस में चलते हैं, इसके बाद हम सीक्वेंस में चलते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स प्रीमियम मैंने कल बोला था, जिस तरह से शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं, इसी तरह से डिबेंचर्स को प्रीमियम में इशू करते हैं। जो भी पैसा होता है वो सिक्योरिटीज में ट्रांसफर होता है। जिस तरह शेयर में कभी प्रीमियम अलॉटमेंट में माना जाएगा, कॉल में मांगा जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी तुम्हें आ जाएगा। उसके बाद तुम इलिस्ट्रेशन नंबर 9, इलिस्ट्रेशन नंबर 10, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 खुद से कर देना, ठीक है। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स उसके लिए मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा, तब मैं बोलूंगा करूंगा। अब है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। तो मुझे बताओ, क्या इसको मुझे बताने की जरूरत है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर हो गया? नो सर, नो सर। ये आपको आएगा करना, क्योंकि सर ओवर Yes, sir. सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर जिस तरह से, उसी तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर होगा। तो जहां जहां शेयर था वहां वहां डिबेंचर था। वो आपने 10th में पढ़ा था, वो एसएज के एक जोक है कि एसएज में आता था कि वो पढ़ते थे माय बेस्ट फ्रेंड, फिर टीचर बोलता था कि एसएज तो सेम होते हैं। अगर तुमने रेलवे स्टेशन याद किया और वहां पे बस स्टेशन आएगा तो क्या करना है, रेलवे स्टेशन की जगह बस स्टेशन लिखना है। तो वहां पे क्या आया, एग्जाम में कौन सा आया था, ऐसे माय फादर आया था। तो उनने क्या बोला, उसको लगा कि हाँ ऐसे तो सेम होते हैं, तो जहां जहां फ्रेंड था वहां वहां उसने फादर लगा दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां जहां डिबेंचर है, शेयर था, वहां जहां आपको डिबेंचर लगाना है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर बाकी सारा सेम है। तो आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 14 और कॉज इन एरर्स इन डिबेंचर्स कुछ मुश्किल है क्या? अगर कंपनी ने डिबेंचर्स एक साथ पैसा नहीं मंगा लिया, एप्लीकेशन पे कुछ मंगा लिया, अलॉटमेंट पे कुछ मंगा लिया, कॉल्स में कुछ मंगा लिया, नॉर्मली कंपनीज एक साथ मंगा लिया, बट अगर उन्होंने अलग अलग मंगा लिया तो कोई मुश्किल की बात है। तो क्या होगा सर, जिस तरह से वहां पे कॉल्स इन एरर्स खड़ा होगा उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, अगर उन्होंने कर दिया और बाद में वो पे करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
और इसमें याद रखना है कि कंपनी हो सकता है उसमें उनको बोलेगी कि हम इस पे आपको इंटरेस्ट कितना देंगे, क्या करेंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जहां जहां जैसे शेयर्स में था वैसे यहाँ पर भी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब एक और चीज है, और सब्सक्रिप्शन भी मुझे लगता है आपको आएगा, कॉल्स इन एरियर्स भी आएगा और कॉल्स इन एडवांस भी आएगा। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर देना अपने से, ठीक है। अब मुझे बताओ, डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यू डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या शेयर्स को हम अदर देन कैश करते थे? नो सर। क्या शेयर्स को अदर देन कैश करते थे? करते थे। यस सर, करते हमने थे। बोला था अगर हमने Assets एक purchase वेंडर, अगर हमने business। एक वेंडर से क्या है मशीनरी परचेज कर दी 5 लाख की, मशीनरी परचेज कर दी 5 लाख की, और हम उसको कैश नहीं दे रहे हैं, हम उसको कैश नहीं दे रहे हैं, Share। हम शेयर्स दे रहे हैं, हम शेयर्स दे रहे हैं और हमारे शेयर का फेस वैल्यू 10 है। अगर हम उसको शेयर एट पार करेंगे, मतलब हम उसको बोलेंगे कि एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज होगा, तो हम उसको कितने शेयर्स देंगे? 5 लाख डिवाइड बाई 10, तो हम उसको देते थे 50,000 शेयर। क्या देते थे? 50,000 शेयर 50। ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट पार। फिर इसकी अकाउंटिंग क्या करते थे सर? जब हम मशीनरी परचेज करते थे तो हम एंट्री करते थे, एंट्री क्या करते थे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 5 sir। लाख, और वेंडर को जब पैसे दे शेयर देते थे तो हम करते थे वेंडर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल 5 लाख, बीइंग शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें फॉर्मूला था हमें निकालने का, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो फॉर्मूला क्या था? अमाउंट टू बी पेड, ये नोट करो, अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय इशू प्राइस, ये आपको याद रखना, इशू प्राइस। ये जो आपने शेयर इशू कर दिया उसको वेंडर को, आपने उसको एट पार कर दिया तो डिवाइड बाय 10 होगा, एट प्रीमियम किया तो डिवाइड बाय 12 होगा, एट डिस्काउंट किया तो डिवाइड बाय 8 किया, ठीक है। सपोज डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज, बट इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट नहीं होता था, तो उसमें या तो प्रीमियम होता था या तो पार होता था। तो अगर 12 रुपए पे कर दिया तो आएगा 5 लाख डिवाइड बाय 12, 5 लाख डिवाइड बाय 12, तो सपोज वो 41,667 शेयर। तो तुम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 41,660 दे दिए तो 41,660 इंटू 10 जो है वो जाएगा शेयर कैपिटल में, और बाकी जो डिफरेंस जाएगा 5 लाख जो आपने 2 रुपया लिया, 41,660 इंटू 2 रुपीज जो है वो आपका जाएगा सिक्योरिटी स्कीम में, और बाकी जो पैसा बचा वो आपको कैश में देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाय इशू प्राइस, इससे आपको निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो उसकी फिर आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो वहां पे वेंडर को 5 लाख होगा, शेयर कैपिटल में 4.2 लाख सपोज जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में सपोज 0.8 लाख जाएगा, या अगर वो बराबर राउंड ऑफ हो रहा है तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आप कैश में दे दोगे। इसी तरीके से क्या डिबेंचर्स दे सकते हैं वेंडर को? द आंसर इज यस। तो आपको डिबेंचर की जब अकाउंटिंग एंट्री करनी है, आपको सबसे पहला चीज निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स बहुत आसान है, डिवाइड बाय इशू प्राइस, और इशू प्राइस क्या हो सकता है? वो 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, और डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो तो 80 भी हो सकता है। तो वहां पे आपको निकलेगा आपको कितने डिबेंचर्स देने, उसके बाद आपको उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है। अगर आपने 5 लाख के डिबेंचर्स, 5 लाख रुपया उसको देना है, और आपने एट द डिस्काउंट ऑफ 80 दे दिया, तो आप क्या करोगे? 5 लाख डिवाइड बाय 80, तो आप कितने डिबेंचर्स दोगे उसको? आप उसको 6250 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100, तो आप कितने का मालिक बनाओगे उसको? सर आप डिबेंचर्स इशू करोगे 2 डिबेंचर्स 6,25,000, ठीक है, बट उसका वेंडर का कितना बैलेंस है? वेंडर अकाउंट डेबिट 5 लाख, और वहां पे आपने 1,25,000 रुपया जो फालतू में देना पड़ा डिस्काउंट, वो क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1,25,000। अगर 80 पे किया है तो आप उसको ज्यादा डिबेंचर्स दोगे, और इस डिस्काउंट की एंट्री क्या करनी है? एट पार, जो आपने कैश पे कर दिया था वो मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। ये समझ आया? तो आप वेंडर को दे सकते हो परचेज ऑफ एसेट के लिए, आप किसी का बिजनेस परचेज कर सकते हो, वहां पे आप ज्यादा डिबेंचर्स दोगे तो उसको आप बोलते हैं, अगर आप डिबेंचर्स ज्यादा दोगे एज कम्पेयर टू जो आपने एसेट्स परचेज कर दिए उसको गुडविल बोलते हैं, और अगर आपने कम डिबेंचर्स दे दिए और आपको पैसा ज्यादा मिल गया तो उसको बोलते हैं हम, वो आपका कैपिटल रिजर्व, आपका कैपिटल फायदा होता है, वो कैपिटल। अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज कर दिया, और हमने पार्टनरशिप भी पढ़ा था, अगर आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो और उसको ज्यादा पैसे देते हो तो डिफरेंशियल अमाउंट क्या है? गुडविल। और यहाँ पे अगर किसी का बिजनेस परचेज कर दिया और उस टोटल बिजनेस का नेट एसेट जो था 10 लाख था, नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो अगर 10 लाख था और आपने 12 लाख के डिबेंचर्स दे दिए, क्योंकि आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, यहाँ पे आप डिस्काउंट नहीं बोल रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हो कि आप 12 लाख के डिबेंचर्स दे रहे हो
तो इट मींस आप 12 लाख का कैश भी देते तो 2 लाख जो ज्यादा दिया है वो आपका गुडविल होता है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करोगे। और अगर आपने कम पैसे दे दिए, 10 लाख के एसेट्स लिए, तो एसेट्स नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 10 लाख। और अगर आपने डिबेंचर्स 8 लाख के दिए तो आपको 2 लाख का फायदा हुआ, उस Capital 2 लाख reserve. के फायदे को बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, Yes, sir. तो आपको ये भी आएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आप ये चीजें भी कर देना। तो इस तरीके से आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 21 तक सारी इलिस्ट्रेशन हो जाएंगी, सिर्फ इलिस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5 को छोड़ के, क्योंकि वो मैं आपको अलग से करा दूंगा। आपकी बुक में उन्होंने खिचड़ी बना दी है और बच्चों को कंफ्यूज कर दिया ओल्ड प्रैक्टिस और न्यू प्रैक्टिस में। वो मैं अलग से वीडियो 1-2 दिन में आपका यूट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, अभी इस मीटिंग के 2 मिनट बचे हैं, इसके बाद तुम दोबारा लॉग इन कर देना। उसमें हम बहुत अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं, डिबेंचर्स इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, और 1-2 छोटे इश्यूज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से हमारा जो इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। वो हम आज का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करेंगे। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट है तो बता दो, अभी 1.5 मिनट है, उसके बाद हम नई मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो क्लासेस, आपको समझ आ रहा है। अगर कोई भी शिकायत है, कोई भी डाउट है तो बता दो। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट है जो अभी तक पढ़ा आज? अपना तुम्हें थोड़ा सा मिस हुआ था स्टार्ट No, में, sir, no, घबराने sir. की बात नहीं है। ये मैं इंशाल्लाह शाम तक यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा। ठीक है, बट आज के बाद जो लेक्चर्स हो जाएंगे वो आपको जूम पे पढ़ के ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरी अभी क्लोजिंग चल रही है और ऑफिस से बहुत टाइट शेड्यूल है मेरा, तो मैं एडिटिंग करके यूट्यूब पे नहीं चढ़ा पाऊंगा, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है मैं वीकेंड में चढ़ाऊंगा तो 1 हफ्ते का उस बच्चे को नुकसान हो जाएगा। तो आप प्लीज जूम की क्लास, अगर मैं आपके लिए 8 बजे शाम को टाइम निकाल सकता हूँ, मुझे आके खाना वाना भी बनाना होता है खुद से, मैं अगर ऑफिस से आके डायरेक्टली आपके लिए लेक्चर्स के लिए आ सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं 8 बजे से 9 बजे का टाइम निकालोगे? कल से एक ही लेक्चर होगा, Yes, sir. Yes, कल sir. से एक ही लेक्चर, एक ही। आज तो मैं वीकेंड पे 2 लेक्चर ले रहा हूँ, अब वीकडेज में सिर्फ एक ही लेक्चर होगा, 40 मिनट का लेक्चर होगा। तो आप लोग 40 मिनट का लेक्चर निकालने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। जब मैं ऑफिस से थका हुआ आके निकाल दूंगा, आप लोग क्यों नहीं निकाल पाओगे 24 घंटे में से वो आधा Yes, घंटा? sir. ठीक Yes, है, ये मीटिंग बंद हो रही है, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ इस मीटिंग को। ठीक है, और नई मीटिंग में मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ आप लॉग इन करते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। करो आप भी एंड करो, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। ठीक है।